So the topic from where we are going to start is criticism on the Constituent Assembly. आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं भारत का संविधान चाहे लिखा हुआ है प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, और आखिरी में लिखा है do hereby adopt, elect and give to ourselves this constitution, लेकिन फिर भी ये लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान नहीं है। कुछ ही लोग थे और वो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, और डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनी थी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा बनी थी, और जिसमें प्रभुत्व जिस पार्टी का था वो थी कांग्रेस पार्टी, और ज्यादातर लॉयर्स थे। ठीक है, आज देश का जो सर्वोच्च लॉ है, द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, हैंस केल्सन इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। हर देश के लोगों के कुछ बेसिक बिलीफ्स होते हैं, फेथ होते हैं, आइडियोलॉजी होती है, वो उस देश का ग्रैंड नॉर्म होता है, और हमारे देश का ग्रैंड नॉर्म है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कहता है लोगों की सोच बताता है। सोच क्या है हमारी? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सॉवरेनिटी पहले चाहिए, इक्वलिटी पहले चाहिए, साथ में चाहिए डिग्निटी, यूनिटी, डिग्निटी, सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, अपना राजा खुद चुनेंगे। ये हमारी बेसिक भारतीय लोगों की सोच है। कहां से पता चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। मगर आम आदमी फिर भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के समझ नहीं सकता, रादर मेजॉरिटी लॉयर्स तक इसको इजीली समझ नहीं पाते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी गहरी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं दिस इज पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। बनाने वाले ज्यादातर थे कौन? लॉयर्स। ठीक है, और लॉयर्स ने लिखते हुए वो लीगल लैंग्वेज का इतना ज्यादा प्रयोग किया कि आम आदमी के समझ से परे चला गया भारत का संविधान। संविधान जो है बहुत कॉम्पैक्ट, कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, छोटा सा है, बहुत ही कम अमेंडमेंट्स हैं, ज्यादा दिमाग लगाकर बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने 18 दिन एक बहुत ही लंबा पीरियड है। मोरओवर सारे लीगल एक्सपर्ट्स थे, यानी कि लॉयर्स थे ज्यादा जो बना रहे थे। तीसरी बात, इतने देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को सामने रखकर बनाया गया, सब में से अच्छी अच्छी चीजें ली गई। ठीक है, तो ज्यादातर तो ये फॉरेनर लोगों की सोच है, ना कि भारतीय लोगों की सोच। फिर इतनी ज्यादा अमेंडमेंट्स, आज तक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो 1787 से यूएस से बना हुआ है, वहां अमेंडमेंट्स बहुत कम है, हमारी बहुत ज्यादा है, यानी कुछ कमियां हैं। तो क्या कमियां हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस किस पॉइंट पर क्रिटिसाइज किया गया? सबसे पहला पॉइंट क्रिटिसिज्म का है, ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे। The criticism have argued that the Constituent Assembly was not a representative body as there were no direct elections. दूसरा, not a sovereign body. Constituent Assembly sovereign body नहीं थी, not a sovereign body as it was created by the proposals of the British government. जिसको बनाया ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है, उसको आप सॉवरेन कैसे कह सकते हैं? थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग, 2 साल 11 महीने 18 दिन एक बहुत ज्यादा लंबा समय है, इसीलिए इतना ज्यादा नुक्ताचीनी वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के लिए क्रिटिक्स वर्ड यूज करते हैं, इट वाज नॉट ड्राफ्टिंग कमिटी, रादर इट वाज ड्रिफ्टिंग कमिटी, कभी कुछ कभी कुछ, एक पॉइंट पर खड़े नहीं रहे। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। एक ही पार्टी की डोमिनेशन थी, और वो थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन, एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी। ठीक है, और सभी पार्टीज को प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं मिला? वो स्ट्रांग नहीं थी। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। कांग्रेस ही भारत था, क्लियर। और लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए किन्होंने? लॉयर्स ने। ज्यादातर लीडर्स, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे बी आर अम्बेडकर, और भी ज्यादातर लीडर्स जो थे दे वर लॉयर्स। Therefore we call it as paradise of lawyers and many such points. Then
डोमिनेटेड बाय हिंदूज, सभी धर्मों के लोग नाम मात्र थे, मेजॉरिटी कौन थे? हिंदूज थे। तो इट वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी, अ बॉडी ऑफ हिंदूज वर्ड यूज किया किसने? लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने। क्लियर? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, Winston Churchill commented that the Constituent Assembly represented only one major community in India, and that is Hindus. ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे जिन पर हम क्रिटिसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और साथ ही हमारा अगला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको स्टडी करें तो ये देखिए, एलिफेंट नेशनल हेरिटेज एनिमल है देश का, एलिफेंट। पर यहां क्वेश्चन क्या है? सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो स्टैंप बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल या सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो बने, जो लीगल एडवाइजर बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन बने? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी कह सकते हैं, लीगल एडवाइजर भी कह सकते हैं, श्री BN राव। और सेक्रेटरी कौन बने? अय्यंगार साहब, HBR अय्यंगार। और चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली SN मुखर्जी। ये इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया वो पहला इंसान जिसने अपनी हैंडराइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, मैंने शॉर्ट में नाम बताया था, प्रेम कुमार रायजादा। पूरा नाम उनका क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा was the calligrapher of the Indian Constitution. Original Constitution was handwritten by him in a flowing italic style. Because of his beautiful handwriting, he was selected. ठीक है, then original version. इसके कई तरह की पेंटिंग्स और कई तरह की फोटोज बनाई गई थी। ठीक है, तो it was beautified and decorated by artists from शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी है बॉडी शांति, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। इन लोगों ने जो फूल पत्तियां बनाई और कई तरह की और ब्यूटिफिकेशन के लिए इस पर कुछ ना कुछ ड्राइंग्स की। देन Mr. Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by Prem Bihari Narayan Raizada. Calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishan। देखिए दोनों भाषाओं में लिखा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो हिंदी में किसे लिखा? वसंत कृष्ण वैद्य। and elegantly decorated and illuminated by नंदलाल बोस। ठीक है जी, दो वर्जन्स बने थे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो हिंदी की हैंडराइटिंग किसकी थी? वसंत कृष्ण वैद्य। हम बहुत गहराई में संविधान को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरली लोगों के पास नहीं होती है। अब आते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी। समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ था ऑर्डिनरी लैंग्वेज का। Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to an authoritative text of the Constitution in the Hindi language. Later, हुआ क्या? हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा कि हम हिंदी को, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करेंगे और एजुकेशन मदर टंग को प्रमोट करेंगे। उससे प्रभावित होकर ये काम हुआ। क्या? A provision in this regard was made by the 58th Constitutional Amendment। कौन सी अमेंडमेंट में काम हुआ? 58th अमेंडमेंट 1987। राज था किसका? राजीव गांधी का। दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड न्यू आर्टिकल 394A। ठीक है, और किस पार्ट में ऐड हुआ? पार्ट 22 में। और इसमें क्या कहा गया? पहली बात, द प्रेसिडेंट shall cause to be published under his authority the translation of constitution in Hindi language। क्योंकि जब राष्ट्रभाषा हिंदी और उसी में अगर भारतीय संविधान लिखा जाए तो वो गलत होगा। तो प्रेसिडेंट ये काम अपने हैंड के अंडर करवाएगा, यानी साइन करेगा। The modifications which are necessary to bring it in conformity with the language style and terminology adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi can be made in it all the amendments of the national text। ठीक है जी, आप खुद पढ़ेंगे, बाकी का मेन बात मैंने आपको बता दी। ओके,
अब हम सीधा अगले टॉपिक पर आएंगे। ये मैं पहले ही आपको टेबल्स दिखा चुका हूं, किस किस पार्टी के कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, क्वेश्चन फटाफट 87 में सर अमेंडमेंट हुई सीबीआई, बट वो पहले बना चुके हैं। वो जो था सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है। असली जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है वो 58 अमेंडमेंट के बाद आया था। ये एक और टॉपिक है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कर तो लेना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं क्लियर डायरेक्टली, तो ये आपके पढ़ने वाला है ना कि मेरे पढ़ाने वाला टॉपिक। मैं फिर भी इस पर 5 मिनट लगाऊंगा और आपको बेसिक्स बता दूंगा ताकि आपको लगे हाँ हर चीज हुई है। पहली चीज ये देखो, ओह सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमारा भारत का संविधान, इसके लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं? सुई जेनरिस, अपनी ही तरह का अनूठा है, सुई जेनरिस। अब ये सुई जेनरिस क्या होता है? ठीक है, अपनी तरह का अनूठा, ना तो ये पूरी तरह फेडरल है ना ही पूरी तरह यूनिटरी है, ठीक है, इट इज यूनिक, ठीक है जी। और हर अच्छे संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया था, वहां से इसके सेलेंट फीचर्स बनते हैं। ओके, एट द आउटसेट देयर आर नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज। कई बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसके द्वारा बेसिक फीचर्स पर भी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट अकेली इतनी बड़ी अमेंडमेंट थी, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। क्लियर, और आगे चलते हैं। फिर बहुत बड़ा चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में एक जजमेंट लेकर आई, केशवानंदा भारती केस, जिसने सब कुछ सोच ही बदल दी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात किसमें आई? केशवानंदा भारती केस, इसको फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं। और आगे चलते हैं, ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ है, किस केस को फंडामेंटल राइट्स केस कहते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। Our constitution is a written constitution and not an unwritten constitution like that of UK and New Zealand. हमारा संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे कि है यूके और न्यूजीलैंड। हम क्यों कहते हैं यूके और न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गवर्नमेंटल लॉस, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, वहां पर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, इसके लिए लॉस तो है, लिखे हुए भी है, पर अलग अलग छोटे छोटे कई लॉस है। हमने सभी गवर्नमेंटल लॉस को एक सेट में एक सिस्टमैटिकली तरीके से उसे कोडिफाई कर दिया, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके और भी कई पॉइंट्स हैं, बाद में डिटेल करेंगे। 6 पॉइंट्स बनते हैं कि जहां पर भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर अमेंडमेंट प्रोसीजर और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सेम होता है। जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पर जनरली स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, वहां पर आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता। अमेंडमेंट प्रोसीजर डिफरेंट होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डिफरेंट होता है। और आगे चलते हैं, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ बुक्स यूगोस्लाविया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पर फिर भी सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? इंडिया का, ठीक है। अबाउट 470 आर्टिकल्स इस समय इसमें है, 470 आर्टिकल divided into 25 parts and 12 schedules. Clear? Or the various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles and one part 7 खत्म हो गया। पहले 22 पार्ट्स थे, फिर उसके बाद पार्ट 7 खत्म हो गया था और कुछ नए पार्ट्स ऐड भी हुए थे। क्लियर? और and added about 95 articles, 4 parts, part 4A for duties, part 9A, 9B और 14A। 14A क्या है? What is part 14A? कोऑपरेटिव सोसाइटीज कब ऐड हुआ? 97th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट 2012 के द्वारा ऐड हुआ था पार्ट 14A। क्लियर? और स्केड्यूल्स, पहले सिर्फ 8 स्केड्यूल्स होते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब 12 है। 9, 10, 11 और 12 ऐड हुए। 9 क्या था?
व्हाट वाज शेड्यूल 9, ठीक है, वो लॉज जिन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लैंड एक्विजिशन लॉज के लिए हमने एक अलग से शेड्यूल बना दिया, ठीक है, उसमें जो भी लिस्ट डाल दी। 1951 में संविधान लागू हुआ, 1950 में, उसके अगले ही साल 1951 में हमने ऐसा किया, ठीक है जी। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मेरे ख्याल से, इज इट ओके या थोड़ा स्लो हो जाऊं? चलो अगले पॉइंट से थोड़ा स्लो कर दूंगा। हमें देश को आगे ले जाने के लिए जमीनें एक्वायर करनी जरूरी थी, क्लियर। जमीन एक्वायर करते थे तो लोग जाते थे कोर्ट, और कोर्ट से उनको स्टे मिल जाती थी, ऐसा ना हो सके। और उस लॉ जिसके तहत जमीनें एक्वायर कर रहे थे पंडित नेहरू, ठीक है, वो लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती थी कोर्ट, अंडर आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की पावर। क्यों? राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो हमने बना दिया शेड्यूल 9, लिख दिया जिस लॉ को इस लिस्ट में डाल दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो जुडिशियल रिव्यू ऑन लॉज लिस्टेड इन शेड्यूल 1, क्लियर। फिर 10th शेड्यूल, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, कोई बताएगा मुझे 10th शेड्यूल में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ कब ऐड हुआ? 52nd अमेंडमेंट, ईयर 1985। किस प्राइम मिनिस्टर ने किया? राजीव गांधी ने किया। 11 और 12 एक साथ आए थे, कोई बताएगा क्या है ये? बिल्कुल। कौन सी अमेंडमेंट थी ये? 73rd एंड 74th। एक तो थी 73rd अमेंडमेंट, एक थी 74th अमेंडमेंट, दोनों एक ही ईयर में थी, 1992 में। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? वो कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बिल्कुल, पीवी नरसिम्हा राव, ये था रूरल और ये था अर्बन। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 74th अमेंडमेंट में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने, और 73rd अमेंडमेंट में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में 73rd अमेंडमेंट, क्लियर। तो इस तरह से 4 शेड्यूल्स ऐड हो गए, पहले थे 8 और फिर हो गए 12 शेड्यूल, ओके। और आगे चलते हैं। क्या कारण है कि एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन बन गया? इतना बड़ा कैसे हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे बड़ा कारण ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह तो दिया जाता है छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, पर समझो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, बहुत बड़ा देश है, मगर हर स्टेट का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम स्टेट्स का भी लॉ बना रहे हैं, स्टेट के अंदर के गांवों का भी बना रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की वर्किंग का भी बना रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक का बना रहे हैं, सेंटर का, स्टेट का, सारा कुछ एक ही चीज में है। तो इस कारण से बड़ा होना समझ में आता है। फिर उसके बाद हर स्टेट की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ज्योग्राफिकली, ठीक है, उनको भी देखा गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया कुछ स्टेट्स को, क्लियर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से, हमारी वास्टनेस की वजह से, हमारी डाइवर्सिटी की वजह से संविधान इतना बड़ा हो गया। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ठीक है, ऐतिहासिक कारण। अंग्रेजों ने जब हमें आजाद किया उस समय तक जो 2 लॉज थे जो भारत में मेन ऑपरेट हो रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लंबे समय से हम अंग्रेजों के अंडर थे, तो उनके द्वारा बनाए गए जो लॉज थे उसके हिसाब से ही हम काम कर रहे थे। एकदम से सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, कितने लोगों की नौकरियां भी जाती, समझ में आया। तो इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पेरेंट एक्ट बन गया, उसकी लार्ज बिग इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है जी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी एक कारण है। फिर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी, और लीगल ल्यूमिनरीज की डोमिनेशन। जब वकील बात करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हर पक्ष, हर लकूना उसको पहले सोच के फिर लिख देता है उसमें, जिसकी वजह से बड़ा हो जाता है, क्लियर। और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है।
एक डेट है जिस दिन हमने उसे लागू किया। उस दिन जितने और कॉन्स्टिट्यूशन, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड थे, ठीक है, बहुचर्चित जो थे, हमने उन सबको सामने रखा, ठीक है, और सब में से अच्छी अच्छी चीजें ली और हमारा संविधान बना। हालांकि सबसे बड़ी जो इसमें इन्फ्लुएंस थी वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की ही थी, मगर फिर भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इवन की जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको देखा गया, ठीक है, सबसे अच्छी चीजें ली गई। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, भी कुछ चीजें ली गई, क्लियर, और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा गया, ओके। तो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने 2-3 चीजें उठाई। तो करते करते जब हम इतना अच्छा रिसर्च वर्क करके एक चीज को बनाते हैं तो उस चीज का बड़ा हो जाना स्वाभाविक है, ठीक है जी। और ये हम एक स्पेशल लेक्चर इस पर करेंगे, कहां से क्या लिया गया। फिर हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जो ना पूरी तरह रिजिड है, ना ही पूरी तरह फ्लेक्सिबल है। तीन तरह के अमेंडमेंट प्रोसीजर्स हैं कि फेडरेशन चीज क्या है, व्हाट इज अ फेडरेशन। जहां पर डिवीजन ऑफ पावर्स हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, उसे हम क्या कहते हैं, फेडरेशन, ओके, उसे हम फेडरेशन कहते हैं। जैसे कि यूएसए एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, फेडरेशन का। वहां पर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर ने और स्टेट्स ने काम को बांट रखा है। मगर हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है, ना तो पूरी तरह से फेडरल है, ना ही पूरी तरह यूनिटरी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, सारी पावर सेंटर के हाथ में। हमने भी ज्यादा पावर तो सेंटर में दे रखी है, मोर पावर तो सेंटर ही है फ्रांस की तरह, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने क्या कर रखा है, 3 लिस्ट्स, वी हैव 3 लिस्ट्स जो कहां दी हुई है, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। आप बताएं कौन सी लिस्ट है ये, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसमें जो आइटम्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाएगा सेंटर, इसके आइटम्स पर लॉ बनाएगा स्टेट, और इस पर दोनों लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का पॉइंट का आइडिया कहां से आया, ऑस्ट्रेलिया से। इज माय पॉइंट क्लियर, ठीक है जी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि फेडरल सिस्टम की बात जरूर करता है, और फेडरेशन के जो 5 फीचर्स है, 5 चीजें मिलाकर एक देश फेडरल बनता है। क्या क्या, पहला पावर्स की डिवीजन, सबसे मेन तो ऐसी यही है, गवर्नमेंट ने पावर बांट रखी है, सेंटर का भी स्टेट का, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए, हमारा भी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, वो हमारा भी है। बाइकैमरस हमारे यहाँ भी है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत तक यहाँ भी है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, ठीक है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो तो है ही है। तो हाँ, ये 5 फीचर्स है, मगर फिर भी हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है, हम यूनिटरी है। कैसे, सेंटर इज मोर पावरफुल, ठीक है जी। जबकि जो कंट्री एक ट्रूली फेडरल होती है जैसे कि यूएसए, वहां पर स्टेट इज मोर पावरफुल, ना कि सेंटर। और आगे चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स, जैसे कि हमारा यहाँ है स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state governor by center, all India services, 3 सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं, IS, IPS एंड IFS। F का मतलब यहाँ फॉरेस्ट, फॉरेन, और इमरजेंसी प्रोविजंस, क्लियर। और आगे चलते हैं, इवन की आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है, वी आर यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन, what is the meaning of federation? Because sir, US is known as coming together federation, and in India US is known as holding together federation. Sir, in USA, federation is known as coming together federation, and in India, federation is also known as holding together federation. folding together, holding together, समझो। ये इंग्लिश के जो ऐसे लिखते हैं उस तरह की बात है। अब समझो, अगर इसका जवाब थोड़ा लंबा है, 1787 की कहानी है ये। वंशी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, सुनिए ध्यान से।
has the three lists that are बोलिए। state, sorry, union, state, and then concurrent. So one should be residuary also, no, like the subjects of IT, hardware, software. अभी So बताओ, why is it not considered a part of these? रेजिडुअरी लिस्ट इज नो लिस्ट, वी कॉल इट रेजिडुअरी पावर्स। कोई ऐसी नई चीज सामने आ जाए जो कि ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, उसे हम रेजिड्यू कहते हैं। जो हम सोच सकते हैं वो तो हम लिख देते हैं ना। हमें पता ही नहीं आज की डेट में रेजिड्यू लिस्ट में कोई आइटम है या नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन समाज बदल रहा है, साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, कुछ नई चीज सामने आएगी तो वो रेजिडुअल लिस्ट मानी जाएगी। और रेजिडुअल लिस्ट रेस्ट्स विद सेंटर, तो उसको हम लिस्ट नहीं बोल सकते, हम उसे रेजिडुअरी पावर्स बोल सकते हैं। रेजिडुअरी पावर्स रेस्ट विद सेंटर। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब, 13 देश थे, 13 कंट्रीज थी जिन पर राज कर रहा था कौन? इंग्लैंड। और उनको मिल गई आजादी, ठीक है जी। और आजादी मिलने के बाद उन्हें लगा कि अब हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्द हम पर राज करेगा कौन? फ्रांस। क्योंकि दूसरी बड़ी ताकत जो थी वो था फ्रांस। तो इन 13 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम लोग एक हो जाते हैं। पर डाइवर्सिटी थी, सबकी सोच अलग, सबका कल्चर अलग, तो इस कारण से इन्होंने कहा जो मेन चीजें हैं, जैसे जिससे हम यूनाइट हो सकते हैं, जैसे कि डिफेंस को कॉमन लिस्ट में डाल देते हैं, सेंटर को दे देते हैं। फिर करेंसी, हम एक ऐसी एंटिटी बनाएंगे जहां करेंसी सेम चलेगी। फिर तीसरी चीज, ठीक है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है। कम्युनिकेशन जो है वो भी क्या होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए। और आगे चलते हैं, वेट, नेक्स्ट। और चलो आगे चलते हैं। और फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स वो भी सेंटर मैनेज करेगा। सोचो 13 कंट्रीज हैं और वो कहती है हम सब यूनाइटेड रहेंगी, अगर कोई किसी एक से कोई बाहर वाला पंगा लेगा तो बाकी 12 से भी उसको लड़ना पड़ेगा, यानी कि हम सबसे स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर तो कौन एक साथ 12 मुल्कों से लड़ाई करेगा? समझ में आया? फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर कोई आती है वो पूरे 13 के 13 देश उसका फायदा उठाएंगे। समझ में आया? इसे सब डेवलप करें, नॉलेज इज पावर। बाकी सब कुछ हर कंट्री अपना फैसला खुद ले, और कह सकते हैं कि हर स्टेट अपना फैसला खुद ले। वो स्टेट्स बन गई वो कंट्री। समझ में आया? 13 देश मिलके एक देश बन गया, और जिन्होंने मेन 5 चीजें तो दे दी सेंटर को, बाकी सब अपने पास ही रख लिया। क्लियर? और यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इससे हुआ क्या? ये तरक्की करने लगे और देश कहते हैं हमें भी अपने साथ मिला लो। करते करते 50 देशों का समूह बन गया, और ये थी यूएसए के बनने की कहानी। ऐसे बना यूएसए, और सबसे स्ट्रॉन्ग देश है आज भी यूएसए। दे आर यूनाइटेड। सिर्फ 5-7 मेन चीजें सेंटर संभाल रहा है, बाकी सब कुछ स्टेट्स खुद कर रही है। यूएसए ऐसा देश है जहां पर सड़क के लेफ्ट में मर्डर हो गया तो सजाए मौत, राइट में हुआ तो उम्र कैद। क्यों? शायद इस साइड वाली स्टेट, सड़क की इस तरफ कोई और स्टेट है, इस तरफ कोई और इस तरफ वाली स्टेट ने डेथ पेनल्टी पर बैन लगाया, इसे नहीं लगाया। हर स्टेट अपने क्रिमिनल लॉज खुद बना रही है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो हमारे यहां ऐसा नहीं है। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये है फेडरेशन, काम को बांट लेना और कमिंग टुगेदर ऑफ मैनी। कमिंग टुगेदर समझ में आ गया? क्यों यूएसए को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं? बिकॉज मेनी स्टेट्स केम टुगेदर। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्यों है? भारत वो देश है जिस एरिया को आजाद करके चले गए कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स।
और वहां पर जब आजाद करे गए तो 500-600 देश हुआ करते थे, 565 रियासतें थी। हमने फिर पूरी कोशिश की उनको होल्ड करने की, कहीं वो निकल ना जाए हमारे पकड़ से, और उनको आज भी हम होल्ड करके चल रहे हैं। आज भी अलग होने की बातें चल रही हैं। पंजाब वाले कह रहे खालिस्तान अलग करो, ठीक है, जो कोई पेप्सू हुआ करता था, ठीक है, जो महाराजा पटियाला के अंदर होता था, समझ में है। तो आज भी बहुत से लोग अपनी अपनी डिमांड्स लेके आ रहे हैं, बट वी आर होल्डिंग देम टुगेदर। तो हम कौन सी फेडरेशन बन गए? होल्डिंग टुगेदर। और यूएसए कहता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, हमें अपने साथ जोड़ लो, हमें भी। इज माय पॉइंट क्लियर? ये फर्क है दोनों फेडरेशंस का। आपको जवाब मिल गया पूरी तरह से हिमांशु? यस, थैंक यू। और आगे चलते हैं। अब हमारा जो संविधान है वो हमें देता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो प्रकार की सरकारें होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है पार्लियामेंट्री। जो यूके है, पाकिस्तान है, यूके हो गया, पाकिस्तान हो गया, हर जगह है पार्लियामेंट्री फॉर्म। यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म। क्लियर? तो हमने कौन सा अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री। क्यों? इंडिया में इससे पहले भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता आ रहा था। वो क्या है जो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है? वो 6 चीजें हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नाम का राजा कोई और, काम का राजा कोई और, प्रेसिडेंट और पीएम। देश का राजा है रामनाथ कोविंद आज की डेट में, पर रियलिटी में सबको पता राष्ट्रीय राजा कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। मेजॉरिटी पार्टी ऐसी स्टेट लेवल पर है, गवर्नर नाम का राजा, सीएम काम का राजा, असली राजा। फिर मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी, चाहे मेजॉरिटी पार्टी रूल करेगी जो सबसे बड़ी पार्टी है। क्लियर? ओके फाइन। देन लेजिस्लेचर में जवाब देना होगा, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुमत गया, सरकार गई। देन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। जो लोग देश को चला रहे हैं मंत्री, वो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसा यूएसए में नहीं होता। क्लियर? फिर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द सीएम। स्टेट में सीएम, सेंटर में पीएम होगा। ओके। एंड लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, विधानसभा। सेंटर में लोकसभा, स्टेट में विधानसभा। टेम्परेरी हाउस है, सरकार गिर सकती है। क्लियर? समर्थन गया, सरकार गई। बहुमत गया, सरकार गई। इज माय पॉइंट क्लियर? और आगे चलते हैं। एंड में मीटिंग एंड होती है। अब ठीक है। देन सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब हमारे यहां हुई सुप्रीम पार्लियामेंट और जुडिशरी, हम इनका एक सिंथेसिस लेकर चलते हैं। ना तो हम ये कह सकते हैं जुडिशरी इज अबव पार्लियामेंट, ना हम कह सकते हैं पार्लियामेंट इज अबव जुडिशरी। ऐसा बहुत बार देखा गया है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जुडिशरी ने। जैसे एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, सेट अप बाय पार्लियामेंट बट डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स ऐसी आई जिसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने लॉज बना दिए, या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया। जल्लीकट्टू उसमें से एक एग्जांपल है। ठीक है जी। और जो सुप्रीम कोर्ट चाहती थी, वो चाहती थी SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट के मिसयूज को रोकने के लिए लॉ के लिए कुछ किया जाए। उन्हें जजमेंट दे दी, मगर राजनीतिक कारणों की वजह से उसको फिर से वही ओल्ड पोजीशन को रिस्टोर बैक कर दिया लेजिस्लेचर में। तो देयर इज अ टग ऑफ वार, एक टसल देखी गई है दोनों में बिकॉज ऑफ दिस सिंथेसिस। चलिए आगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, व्हाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज फ्रॉम अमेरिका। और हम दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जिस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी है यूएसए में, हमने उसको रखा तो है। हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो न्यायपालिका को निर्भीक बनाती है, आजाद बनाती है, ठीक है, निष्पक्ष बनाती है। ओके। इंटीग्रेटेड भी है, सभी हाई कोर्ट्स एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर है। हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट है। कुछ जगह पर एक से ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट भी है, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है।
सो क्वेश्चन ये दरअसल ना ये सिंपल टॉपिक है, आपके खुद के पढ़ने वाला ज्यादा है, ओके, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसमें। देन फंडामेंटल राइट्स, ये 6 मेन फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है। मूल अधिकार, ये नेगेटिव स्टिपुलेशंस हैं सरकार के लिए, ये नहीं करना। ये मिनिमम वो चीजें हैं जो एक इंसान के हाथों में होनी चाहिए, ये कभी छीनी नहीं जानी चाहिए, क्लियर। और अगर कोई लॉ बनता है जो कि करटेल कर रहा है, जो कि करटेल कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 तो कभी सस्पेंड भी नहीं हो सकता। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार को लॉ बनाते हुए किन बातों को ध्यान में रखना है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन पार्ट 4। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 12 से 35 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, पर ये नॉन जस्टिसिएबल है। कौन? डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट जस्टिसिएबल। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही नहीं, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंसर्ट की गई थी, ठीक है जी। 42nd अमेंडमेंट, ओके, 1976। 86th अमेंडमेंट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी एक्ट, पहले थी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी? 0। फिर 42nd अमेंडमेंट में 1976 में इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर एक नया आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 51A, एक नया पार्ट बनाया, पार्ट 4A, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें डाली। जहां सरकार की कुछ जिम्मेदारियां पार्ट 4 में दी है, तो लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, वो भी लिखनी जरूरी थी। कहां लिखी? फंडामेंटल ड्यूटीज। नारी का सम्मान हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, राष्ट्र ध्वज का सम्मान हो, संविधान का सम्मान हो, इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे आइडियल्स थे, तो हम उसके हिसाब से चले। हर बच्चे को पढ़ाई का अवसर मिले, माँ बाप की जिम्मेदारी है वो देंगे, क्लियर। और फिर ये माँ बाप जो जिम्मेदारी लगा रहे हैं पढ़ाई वाली बात जो है, ये थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 अमेंडमेंट में ऐड हुई। तो भारत क्या है, हम जो हमारी जो सोच है वो है सर्वधर्म संभव, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। बाद में डिटेल में कराऊंगा, अभी बस ब्रीफ में बता दिया आपको। तो बहुत कुछ है जो भारत को संविधान, भारत को क्या बनाता है, सेक्युलर। देन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर कोई जिसकी 18 साल से ज्यादा उम्र है उसका वोट डालने का अधिकार है। 1989 में वोटिंग एज को 21 साल से कम करके 18 साल किया था, 61st अमेंडमेंट में राजीव गांधी ने, क्लियर। इसे